I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is heat, यानी कि गर्मी. Tickle your brain to answer. Why does sugar dissolve faster in hot milk than in cold milk? अगर अगली बार जब आप दूध पिएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अब गर्म दूध में जब चीनी घोलते हैं तो वो जल्दी घुल जाती है as compared to you when you dissolve sugar in cold milk. ऐसा क्यों होता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. In previous chapter, we learnt that woolen clothes keep us warm in winter. We also feel the warmth of sun on a bright sunny morning. The heat and light from the sun support life on earth. जितनी भी चीज़ें अर्थ पे लाइफ है जिसमें जो जीवित है वो इसीलिए कंटिन्यूड है क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम पे सनलाइट मिल रही है. Until the end of 18th century, scientists believed that heat was a kind of fluid which was gained by a body when it was heated and lost when it was cooled. This fluid was named caloric. However, this theory could not explain several observations. For example, why two bodies when rubbed together became warm. अब आपका 18th century के end तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि एक टाइप का फ्लूइड था जो जब आपकी बॉडी हीट अप होती थी तो वो हमें मिलता था और जैसे ही बॉडी ठंडी हो जाती थी वो रिलीज हो जाता था विच वॉज नेम्ड एज कैलोरिक. बट ये वो उस टाइम तक नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि दो बॉडीज जब उनको आपस में रब करा जाता है, हैंड्स को भी जब आपस में रब करेंगे तो हीट जनरेट होती है. तो ये रीजन वो 18th सेंचुरी तक तो एटलीस्ट नहीं बता पाए थे कि दो बॉडीज को जब रब करा जाता है तो हीट क्यों जनरेट होती है. द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century established that heat is a form of energy known as thermal energy. When work is done, energy is produced. This energy may be heat energy. तो आपके उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद जब अलग अलग साइंटिस्ट जो जैसे काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट उन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में कंक्लूड करा 19th सेंचुरी में कि जब आपकी हीट एनर्जी होती है वो आपकी थर्मल एनर्जी होती है और जब भी आपका कोई भी टाइप का काम होता है तो एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस होती है विच इज प्रोबेबली नोन एज हीट एनर्जी हो सकती है. Know it too. Heat cannot be seen, it can only be felt. तो गर्मी आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. आपको सूरज से जो रोशनी आती है उससे जो गर्माहट होती है वो आप देख नहीं सकते, फील होती है. गर्म ग्लास आप पकड़ेंगे तो ही फील होगी, आपको सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा अनटिल अनलेस उसमें से स्टीम निकल रही है कि वो चीज गर्म है. हाउ हॉट और कोल्ड. When you touch an ice cube, you say it is cold. On the other hand, when you hold a mug of coffee, you say it is hot. It would actually be more correct to say that the ice cube is colder than your hand and the mug of coffee is hotter than your hand. What are you doing is comparing the degree of hotness or coldness of another body with that of your hand. अब आप कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ठंडी चीज़ पकड़ी है तो आपको वो बहुत चिल्ड, अगर आइस क्यूब का कोई ग्लास होगा तो आपको वो ठंडा लगेगा. ऑन दी अदर हैंड कोई गर्म कॉफ़ी का मग पकड़ेंगे तो गर्म लगेगा. एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं. आपका हाथ जो है वो हल्का सा वार्म होता है, इसीलिए जब आप आइस क्यूब का कोई ग्लास पकड़ते हैं तो वो आपको ठंडा लगता है. दैट मीन्स कि आइस क्यूब का ग्लास इज कोल्डर दैन योर हैंड. ऑन दी अदर हैंड जब आप गर्म कॉफ़ी का मग पकड़ते हैं आपका हाथ वार्म वैसे है बट उसके कंपैरिजन में कॉफी के मग के कंपैरिजन में ठंडा है, इसीलिए जब आप कॉफी का मग पकड़ते हैं तो वो आपका ज्यादा गर्म होता है. तो हमेशा जो कोल्डनेस और वार्मनेस होती है किसी भी चीज की वो रिलेटिव होती है, यानी कि आप कंपेयर करते हैं दो चीजों के बीच में. एक्टिविटी 1. एम टू स्टडी द सेंस ऑफ टच कैन नॉट मेजर टेम्परेचर करेक्टली. तो इस एक्टिविटी में आपको ये पता चलेगा सिर्फ टच करने से आप किसी भी चीज का टेम्परेचर करेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं. मटीरियल्स रिक्वायर्ड 3 large bowls, cold water, warm water. Ensure that the water is only warm such that your hand does not get burned. And tap water. तो क्या चाहिए आपको, 3 बड़े बड़े बाउल्स चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए और ये देख लीजिएगा इतना गर्म पानी भी ना हो कि उसमें हाथ डालने से आपका हाथ जल जाए. एंड टैप वाटर, नॉर्मल पानी चाहिए. मेथड नंबर 1, प्लेस 3 large bowls on the table. Fill 3/4 of the first with cold water from refrigerator. तो सबसे पहले 3 बाउल लीजिए, एक बोल में आप बिल्कुल चिल्ड रेफ्रिजरेटर का पानी डाल दीजिए.
Second, fill the second with tap water and the third with hot water, not so hot that it hurts. अब दूसरे वाले में आप टैप वाटर और तीसरे वाले में गर्म पानी डाल दीजिए. Third, dip your left hand in the first and your right hand in the third. Wait for a couple of minutes. Fourth, then dip both your hands in the second bowl. अब आपको क्या करना है, पहले वाले बोल जिसमें रेफ्रिजरेट चिल्ड पानी है उसमें हाथ डालेंगे और तीसरे बोल में जिसमें आपका गर्म पानी है उसमें हाथ डालेंगे. अब दोनों हाथों को निकाल के आप सेंटर वाले बाउल में डाल देंगे जो कि आपका टैप वाटर है. अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आप लेफ्ट वाले से जब आप अपना हाथ निकाल के टैप वाटर वाले बाउल में डालेंगे तो आपको गर्म फील होगा. ऑन दी अदर हैंड जब गर्म पानी से निकाल के आप टैप वाटर में डालेंगे तो आपको इस हाथ पे ठंडा महसूस होगा. पानी का टेम्परेचर सेम है, बट क्योंकि आपके दोनों हाथ पहले अलग अलग टेम्परेचर्स में थे तो आप जब इस टैप वाटर में आए तो आपको अलग अलग टाइप का टेम्परेचर फील हुआ सेम टेम्परेचर के पानी में. तो ये आपका कंपैरिजन हुआ है. Observation, your left hand will find the water in the bowl warm while your right hand will find it cool. Conclusion, the hotness for coldness of something is relative. Relative होता है. It depends on what you are comparing it with. This proves that your body cannot measure temperature correctly. इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी सिर्फ टेम्परेचर नहीं बता सकती है किसी भी चीज का कि कौन कितना गर्म है या कौन कितना ठंडा है. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. अब अगर हमें टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है. द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और बॉडी is a measure of the degree of hotness or coldness of the substance for body. We have just discussed that the hotness or coldness of a body is something relative. Then how can we measure the degree of hotness of a body? By comparing it with a standard that we all agree upon. This is precisely what we do when we use a thermometer to measure temperature. अभी हमने पढ़ा था कि सिर्फ आप टच से नहीं बता सकते कि कौन सी चीज का टेम्परेचर क्या है. तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे निकलता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट से, जैसे थर्मोमीटर है. थर्मोमीटर थ्रू आउट द वर्ल्ड उसकी जो रीडिंग होती है वो सेम होती है जिससे कि आप बॉडी का टेम्परेचर पता लगा सकते हैं. थर्मोमीटर मेजरिंग टेम्परेचर. A thermometer has graduations, markings of a scale mode on the basis of two standard temperatures agreed upon universally. These are called the lower and upper fixed points. Usually the lower fixed point is taken as the temperature at which ice melts, while the upper fixed point is taken as the temperature at which water boils. तो थर्मोमीटर की जो दो टेम्परेचर की डिग्रीज है, लोएस्ट और सबसे ऊपर वाली हाईएस्ट, वो किस बेसिस पे है, यूनिवर्सली सबसे पहले तो एक्सेप्टेड है, जो हाईएस्ट है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और लोएस्ट है आइस का मेल्टिंग पॉइंट. You know already that solids melt at a particular temperature called their melting point and liquids boil at a particular temperature called their boiling point. Thus, ice always melts at the same temperature and water always boils at the same temperature. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी सॉलिड का जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू करता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉईल उबलना शुरू करता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा थ्रू आउट द वर्ल्ड कंसिस्टेंट रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस वन इज लिविंग इन. The two commonly used scales for measuring temperature are the Celsius scale and the Fahrenheit scale. For scientific work, Kelvin temperature scale is used. तो आपके स्टैंडर्ड तरीकों से जहां पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो दो स्केल्स है, एक है आपका सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, और साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए तीसरा स्केल यूज होता है विच इज केल्विन टेम्परेचर स्केल. नो इट टू. Fahrenheit scale is another commonly used scale to express a temperature named after the German scientist D.G. Fahrenheit. अब आपका फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम D.G. फ़ारेनहाइट है, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था तो उनके नाम पे ही फ़ारेनहाइट स्केल रखा गया है. द फर्स्ट स्केल इज द सेल्सियस स्केल. Temperature on this scale is measured in degree Celsius, read as degree Celsius.
तो डिग्री सी से डिनोट किया जाता है, जिसको पढ़ा कैसे जाता है, डिग्री सेल्सियस से। ऑन दिस स्केल वी टेक द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजेज एट सी लेवल टू बी 0 डिग्री सेल्सियस. This is called the lower fixed point. The temperature at which pure water boils at sea level is called the upper fixed point. It is taken as 100 degree Celsius. तो lower point जहाँ पे sea level पे आपका पानी freeze होता है, it is the lower fixed point which is 0 degree Celsius. और जिस पे आपका sea level पे आपका पानी boil होना शुरू होता है, it is 100 degree Celsius, जो कि आपका upper fixed level होता है. We say at sea level because the temperature at which water freezes or boils changes as we go to higher altitude. अब sea level इसको क्यों बोला जाता है कि जैसे जैसे आप altitude में हाइट में बढ़ते रहते हैं, आपका melting point और freezing point चेंज होता रहता है. अब दूसरा स्केल है आपका फ़ारेनहाइट स्केल. Temperature is also measured in degrees F, read as degree Fahrenheit. Its lower fixed point is taken as 32 degrees F and the upper fixed point as 212 degrees F. In our country and in most other countries, the Celsius scale is more commonly used. Can you think of the reason for this? अब फ़ारेनहाइट स्केल का लोएस्ट पॉइंट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, वो है आपका 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट है 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. हमारी कंट्री इंडिया में एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड सेल्सियस स्केल का ज्यादा यूज होता है. इसका रीजन आपको पता लगाना है. कन्वर्जन फॉर्मूला. Two simple equations given below will help us to convert one temperature scale to another. अब आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है. उसके बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूलेज होते हैं. F is equals to C into 9 divided by 5 plus 32 and C is equals to 5 divided by 9 F minus 32. तो पहले वाले में आपको अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपका पहला वाला फॉर्मूला है विच इज C into 9 divided by 5 plus 32. और आपको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला है आपका 5 divided by 9 फ़ारेनहाइट minus 32. When F is for Fahrenheit and C is for Celsius. तो यहाँ पे F का फुल फॉर्म है फ़ारेनहाइट एंड C का फुल फॉर्म है Celsius. Let us look at the following examples to understand the conversion properly. Example 1. Convert 145 degrees Fahrenheit to degrees Celsius. Solution. We know that C is equals to 5 divided by 9 F minus 32. 5 divided by 9, 145 minus 32. 5 divided by 9 into 63 is equals to 35. Therefore, 23 degrees Fahrenheit will give you 35 degrees Celsius. तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, सिंपल आपको ऊपर C का फॉर्मूला था 5 divided by 9 F minus 32. Example 2. In daytime, the temperature in Mumbai on a hot day was 47 degrees Celsius. Express the temperature in degrees Fahrenheit. Solution. We know that F is equals to C into 9 divided by 5 plus 32. We are given that C is equals to 47. Therefore, the day temperature in degree. Fahrenheit is equals to 47 into 9 divided by 5 plus 32 degrees Fahrenheit, which will give us 84.6 plus 32 degrees Fahrenheit. As a result, we are going to get the result in 116.6 degrees Fahrenheit. दोनों ही केसेस में आपने एक जगह फ़ारेनहाइट को डिग्रीज में कन्वर्ट किया है बाय पुटिंग द गिवन फॉर्मूला. नेक्स्ट इज योर लैबोरेटरी थर्मोमीटर. The thermometers available in the laboratory consists of a long, thin, uniform glass tube sealed at one end with a bulb filled with a liquid at the other end. The most commonly used liquid is mercury. तो आपके जो thermometers में जो आपको liquid दिखाई देता है वो आपका mercury होता है mostly. A shining thread of mercury can be seen from outside the thermometer. As the temperature rises, the mercury in the bulb expands and rises into thin tube called the stem of the thermometer. अब जैसे ही आप जिस भी चीज़ में इस थर्मोमीटर को डालेंगे, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता रहेगा, वैसे वैसे ये जो मर्क्यूरी इसके अंदर होता है लिक्विड, वो भी एक्सपैंड करता जाता है और जो थिन स्टेम होती है आपकी थर्मोमीटर की, जो ट्यूब होती है, वहां तक एंटर हो जाता है. The stem is marked in degrees Celsius or degrees Fahrenheit. The height of the liquid in the stem gives the reading of temperature. अब जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ही एक्सपैंड करता है. डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है या फ़ारेनहाइट वाला स्केल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट बताता है.
Laboratory thermometers with various ranges are available. The commonly used laboratory thermometers has a range from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The bigger marks normally read 1 degree Celsius. If there are 5 divisions between the bigger marks, each small division reads 1/5 of a degree or a 0.2 degrees Celsius. अब आपके laboratory thermometers होते हैं, उसमें बहुत सारी ranges available होती हैं. जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर वो -10 डिग्रीज से लेकर आपका 110 डिग्रीज तक रहता है. जो आपके बिगर मार्क्स होते हैं यूजुअली वो 1 डिग्री सेल्सियस जितने होते हैं उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं. तो हर एक स्मॉल डिवीजन जो होता है वो आपका 1/5 ऑफ द डिग्री होता है या फिर 0.2 डिग्री सेल्सियस. While measuring temperature with a laboratory thermometer, the following precautions should be observed. अब जब क्लिनिकल थर्मोमीटर या फिर लैबोरेटरी थर्मोमीटर आप यूज करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज. हमेशा यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आपको इन्हें वॉश करना चाहिए. A thermometer is delicate and should be handled with care to avoid breakage. अब ये कांच का बना हुआ होता है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से संभाल के रखें ताकि वो टूटे नहीं. It should not be held by the bulb while reading the temperature. जिस साइड इसका बल्ब होता है, ये वाला साइड, इस साइड से आपको कभी भी इसको नहीं पकड़ना होता है, आपको इसको बैक साइड से पकड़ना होता है. It should be kept upright and not tilted. हमेशा जो आपका थर्मोमीटर होता है उसको tilted ऐसे या ऐसे नहीं रखना है, हमेशा उसको upright या तो ऐसे रखिए या फिर ऐसे रखिए. यूजुअली आपका ऐसे देख के रीडिंग करी जाती है, टिल्ट नहीं होता. The bulb should be completely surrounded by the substance whose temperature is measured and the bulb should not touch the sides of the container. अब आपका ये जो थर्मोमीटर है, जिस भी चीज़ का टेम्परेचर आप नाप रहे हैं उसके आसपास वही सब्सटेंस होना चाहिए, कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. While reading the temperature, the level of the mercury should be at the same level as the eye. जिस टाइम पे आप टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं आपके जो मर्क्यूरी का लेवल है बिल्कुल आपकी आई लेवल पे होना चाहिए ताकि आपको आपकी जिस भी सब्सटेंस या बॉडी का टेम्परेचर है वो एक्यूरेट मिले. एक्टिविटी 2. Aim to measure the temperature of hot water. Materials required: a beaker, hot water, laboratory thermometer. Method: number 1, take some hot water in a beaker. Second, dip the bulb of a laboratory thermometer in the water. Third, keeping it away from the sides of the beaker. Number 4, wait till the mercury thread becomes steady. Number 5, read the thermometer while it is still dipping inside the water. Number 6, take the thermometer out of the water and observe the level of mercury in the stem. Observation: heat expands mercury. अब आपको इसके लिए एक बीकर चाहिए, गर्म पानी चाहिए और लैबोरेटरी थर्मोमीटर चाहिए. गर्म पानी लीजिए, उसको बीकर में डालिए और आपका जो थर्मोमीटर का बल्ब वाला साइड है उसको आप बीकर में डाल दीजिए. तब तक आप उसको डाल के रखिए जब तक आपका जो मर्क्यूरी है वो एक जगह पे आकर रुक नहीं जाता, स्टेडी नहीं हो जाता. अब इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसे वैसे मर्क्यूरी एक्सपैंड करता रहता है. नो इट 2. Mercury cannot be used to measure very low temperatures. Instead, alcohol is used. Find out why. Since alcohol is colorless, it is colored so that it can be seen in the stem. अब मर्क्यूरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स में यूज़ नहीं किया जाता है बल्कि अल्कोहल को यूज़ करा जाता है और इस अल्कोहल को कलर किया जाता है ताकि वो आपके मर्क्यूरी के या आपकी थर्मोमीटर के स्टेम में दिखाई दे. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. A clinical thermometer is designed for measuring the temperature of the human body. It consists of a thin, long, narrow, uniform glass tube with a bulb at one end. This tube is called the capillary tube. The capillary tube is enclosed in a glass case. The thermometer scale is marked from 95 degrees Fahrenheit to 110 degrees Fahrenheit or 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius on the glass case. The bulb has mercury in it. अब आपका आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. या आपका जो बॉडी टेम्परेचर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी उनको मेजर करने के लिए बनाया जाता है. एक थिन, लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास होता है इसमें, जैसे आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है.
इसके अलावा इसमें कैपिलरी ट्यूब होती है जो कि ग्लास केस में एनक्लोज होती है, बंद होती है। अब यहाँ फ़ारेनहाइट होगा तो इसका क्या रीडिंग होता है, 95 डिग्री से लेकर 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक, और अगर सेल्सियस वाला स्केल होगा तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्रीज सेल्सियस तक इसकी रीडिंग आती है। When the bulb of the thermometer is placed beneath the tongue or under the arm of the patient, the mercury inside the bulb expands due to heat of the body and rises in the capillary tube. अब आपका मार्किंग कैसे करी जाती है, या तो आपके टंग की नीचे वाली साइड में इसको रखा जाता है या फिर आपके अंडर आर्म्स में इसको रखा जाता है, आर्म पिट वाले रीजन में। जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है कैपिलरी ट्यूब में और आपको एक टेम्परेचर दे देता है। The marking up to which the mercury rises is the reading of the temperature. Note the bigger mark, also note the smaller marks between the two consecutive higher marks. A bigger marks read 1 degree, each smaller division reads 0.2 degrees. There are 5 divisions between two consecutive bigger marks. The normal temperature of a healthy person is 98.6 degrees Fahrenheit or 36.9 degrees Celsius. If body temperature of a person exceeds this temperature, he or she is said to have a fever. अब एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, या तो 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होगा या फिर 36.9 डिग्रीज सेल्सियस होगा। जैसे इससे ज्यादा अगर एक्सीड कर जाता है आपका मर्क्यूरी, दैट मीन्स कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है और उसको फीवर है। एक्टिविटी 3, aim to measure body temperature using a clinical thermometer. Materials required: a clinical thermometer, antiseptic solution. Method: first, wash the clinical thermometer before use, preferably with an antiseptic solution. Second, hold it with the stem and give it a few jogs to ensure that the level of mercury falls below 35 degrees Celsius. Third, place the bulb of the thermometer below your tongue and close your mouth. Not press your teeth on the glass of the thermometer. अब आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन चाहिए। सबसे पहले तो आप यूज करने से पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको साफ कर लेंगे और अपने थर्मोमीटर को ऐसे करके एक जर्क देंगे जिससे कि आपका मर्क्यूरी का लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। एक बार 2-3 बार झटका करेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। इसके बाद या तो आप अपने अंडर आर्म में रखेंगे या फिर उसको टंग के नीचे रखेंगे। अगर टंग के नीचे अगर आप रख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको सिर्फ मुंह से नॉर्मल बंद कर रहे हैं, दांतों के बीच में चबा नहीं रहे हैं, नहीं तो वो टूट जाएगा। Number 4, let the thermometer stay in the mouth for a minute. 5, take it out and note its reading. Observation: the reading gives your body temperature. करीबन 1 मिनट के लिए उसको आप अपने मुंह में बंद रखेंगे, सॉफ्टली बाहर निकालेंगे और टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। जितना टेम्परेचर वो दिखाएगा उतना आपका बॉडी का टेम्परेचर है। नो इट 2, digital clinical thermometers are now fast replacing mercury clinical thermometers. Digital thermometers do not use mercury. This is a relief as mercury is a toxic substance, very difficult to dispose of it. A thermometer breaks. In a digital thermometer, the temperature is displayed in a numerical form. तो आपका जो डिजिटल थर्मोमीटर है, जो लेटेस्ट आ रहा है, वो आपका धीरे धीरे मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर को रिप्लेस कर रहा है। रीजन बीइंग, आपका ये जो मर्क्यूरी होता है बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, टूट के गलती से अगर मुंह में आ गया तो आपको बहुत बुरी तरीके से ये हार्म या डेंजर में पहुंचा सकता है। Liquid crystals are crystals with special properties. Some of them change according to the temperature. They are used in making striped thermometers used to measure the body temperatures of small babies. फिर आपके आते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स वाले, छोटे बच्चों का टेम्परेचर नापा जाता है वो इन क्रिस्टल वाले थर्मोमीटर से नापा जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो आपके डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपकी बॉडी टेम्परेचर को बताते हैं। इफेक्ट्स ऑफ हीट: when heat is absorbed by a body, various changes can happen as a result. These changes are: number 1, heat causes a temperature to rise. किसी भी चीज को आप अगर हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। When a body absorbs heat, its molecules gain energy. As a result, the temperature of the body rises and the body becomes hot. तो क्या किस तरीके से फंक्शन करता है? जैसे जैसे किसी भी चीज को आप हीट अप करते हैं तो उससे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हीट मॉलिक्यूल्स, वो गेन होते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर चीज सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है। सेकेंड,
हीट कॉजेज चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बर्फ को अगर आप पिघलाएंगे, हीट अप करेंगे, तो वो अपना मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर है, वो चेंज होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। When a substance is constantly heated, temperature rises. After a certain point, the temperature stops rising any further and the substance takes up the heat to change its state with the absorption of heat. A solid changes into liquid and a liquid into gas. अब heat up करने से क्या होता है, धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है आपके सब्सटेंस में कि वो गर्म होना बंद कर देता है। उस पॉइंट पे आ जाने के बाद वो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर देता है। आइस को फॉर एग्जांपल अगर आप हीट करेंगे तो एक सर्टेन पॉइंट तक तो वो हीट अप होगा, गर्म होगा और पिघलना शुरू कर देगा। फिर आपका पिघलने से जस्ट पहले वाला पॉइंट जहां पे वो गर्म होना बंद कर देगा, वहां पर आपका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है और वो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज होना शुरू कर देता है। सिमिलरली लिक्विड को आप हीट अप करेंगे, एक सर्टेन पॉइंट तक वो गर्म होगा, होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। उस बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू कर देगा। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड ऑन फर्दर हीटिंग this water changes into water vapor. The molecules of solids are closely packed. As heat is applied, they gain energy and start vibrating faster. After some time, this energy becomes so high that they start moving away from each other and we see the solid melting. Most substances melt on heating. Substances melt at their melting points. तो किस तरीके से काम करता है ये? आइस क्यूब को जब आप हीट करना शुरू करते हैं, पहले तो वो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके आइस में। आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे ही आप उनको हीट करना शुरू करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये धीरे धीरे वाइब्रेट होते हैं, लूज होना शुरू करते हैं और एक पॉइंट के बाद ये पिघलना शुरू कर देते हैं, जहां पर ये अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर देते हैं। पानी भी आपका इसी तरीके से, आप धूप में बहुत देर तक अगर पानी रख देंगे, एक पॉइंट तक वो गर्म होगा और उसके बाद वो गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। गुड टू नो। फीवर इज अ साइन ऑफ इलनेस. It serves as the body's natural defense action against bacteria and viruses which cannot live at a higher temperatures. तो आपको जब फीवर होता है दैट मीन्स आपकी बॉडी इल है। अब ये क्या होता है, बेसिकली आपकी जो बॉडी होती है, जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाता है तो आपकी जो बॉडी है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म में अपना बॉडी का टेम्परेचर राइज कर लेती है ताकि बैक्टीरियाज मर जाएं। अब हम क्या करते हैं, उसी टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा करने के लिए दवाई खा लेते हैं। उसके साथ बैक्टीरियाज वाली जो दवाइयाँ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ होती हैं, वो इसीलिए खाई जाती हैं क्योंकि ताकि बैक्टीरियाज भी मर जाएं। अदरवाइज ये जो आपका टेम्परेचर राइज होता है, ये बैक्टीरियाज को मारने के लिए आपका टेम्परेचर राइज होता है, ये नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म होता है। The melting point of a substance is the constant temperature at which the substance changes from the solid to liquid. Similarly, a liquid when heated gains energy and its molecules start moving far away from one another and you can see it boiling and changing into gas as its boiling point. The boiling point of a liquid is the temperature at which the liquid changes into gas. अब आपका क्या है, melting point क्या होगा? Constant temperature जब आपको एक particular चीज पे मिलता रहता है, एक पॉइंट पे आकर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो अपना स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली लिक्विड में होता है, लिक्विड के थोड़े और लूजली पैक्ड होते हैं, तो उसमें जब आपका हीट अप होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो आपका एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, तो वो होता है किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। There are substances which change directly from solid to gas on heating. Such substances are called sublimate and this process is called sublimation. अब आपके कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपकी नेप्थलीन की बॉल्स होती हैं जो आप सर्दियों के टाइम पे अपने कपड़ों के बीच में रख देते हैं जिससे कि वो आपके कपड़े में गंदे वायरस वगैरह ना लगे। तो पहले वो सॉलिड होता है और सीधे फिर वो धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, तो ये आपका सब्लिमेट होता है। और ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है वो आपका सब्लिमेशन होता है। The reverse happens when heat is taken away from a substance. For example, a liquid when frozen changes to solid or a gas when cooled changes to liquid. The vapor of a sublimate condenses back to its solid form. बिल्कुल इसका ऑपोजिट तब होता है जब हीट को निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके लिक्विड को वापस से फ्रीज कर दिया जाता है तो वो अपना एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन का।
नंबर 3, हीट कॉजेज एक्सपेंशन, यानी कि आप किसी भी चीज को जब हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, फैल जाती है। All substances, solid, liquid और gas expand on heating and contract on cooling. जितने भी टाइप के आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जब आप उनको हीट अप करेंगे वो हमेशा एक्सपैंड करते हैं और कूल होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सपेंशन इज द मोस्ट इन गैसेस, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन सॉलिड। तो आपका जो एक्सपेंशन है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स में उससे थोड़ा कम होता है और सबसे ज्यादा कम होता है आपके सॉलिड्स में। Also, different substances expand to different extent. Expansion due to heat is known as thermal expansion. तो किसी भी state of matter में, चाहे solid है, liquid है या gas है, heat की वजह से अगर वो चीज expand कर रही है तो it will be said to be as a thermal expansion. Activity 4. Place a metal rod or ruler on 2 blocks of wood or bricks. Fix one end of the rod by placing it against a rigid support, example a wall. Attach a paper pointer to a pencil and place the pencil below the free end of the rod. Now heat the rod. As the rod expands, it pushes the pencil, which makes the pointer rotate. The longer you heat the rod, the more it expands and the more the pointer moves. Measurements of expansions made on different solids show that different solids expand by different amounts for the same increase in temperature. अब आपको क्या करना है, एक मेटल रॉड लेनी है या फिर एक रूलर ले लेना है और 2 ब्लॉक्स ऑफ वुड या फिर ब्रिक्स को लेना है। एक साइड आपको रॉड डाल देनी है बाय प्लेसिंग इट अगेंस्ट द रिजिड सपोर्ट, या तो वॉल होगा या फिर उसको किसी पेपर से अटैच कर लीजिए। अब एक साइड में जब आप हीट अप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे वो रॉड जो है वो रोटेट करती रहेगी, मूव करती रहेगी। इससे पता चलता है कि हीट से चीजें एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होती है तो मूव करती हैं। ए, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। We can perform the following activity to show expansion in solids. तो अभी ऊपर जो हमने करा था वो आपकी solids की expansion वाली activity थी। B, expansion in liquids. You know that the molecules of a liquid are not so firmly bound to each other as in a solid. Therefore, on heating, their vibrations increase more than the vibrations of the molecules of solids. The result is that liquids expand more than solids on heating. अब आपको पता है कि आपके जो liquids होते हैं उसमें जो molecules होते हैं वो solids के comparison में थोड़े loosely packed होते हैं। Hence, जब उनको heat up करा जाता है तो वो और ज़्यादा vibrate होके expand करते हैं। Activity 5. Fill a flask up to brim with water. Take a rubber cork with a hole in it and insert a narrow tube into the hole. Fix the cork firmly in the mouth of the flask. The liquid will rise a little in the tube. Note the level of the liquid. Heat the liquid. You will notice that the level of the liquid in the tube goes down a little and then starts rising. It goes down initially as the flask gets heated first and expands. When the heat reaches the liquid, it expands and its level in the tube goes up. Cool the liquid to level in the tube goes up. Cool the liquid to normal temperature, the level will go down again. अब आपको क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है, बिल्कुल उसकी ब्रिम तक आपको पानी उसमें भर देना है। एक रबर कॉर्क लेनी है जिसमें आपका एक होल होना चाहिए। उसके अंदर आप एक नैरो सी ट्यूब डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे और उसके माउथ को आप फ्लास्क के साथ अटैच कर देंगे। आप देखेंगे कि उसके अंदर का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके ट्यूब में राइज करने लग जाएगा। आपको इसका जो लेवल है उसको लिखना है। इसके बाद आप इस लिक्विड को हीट अप करना शुरू करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि जो आपका लेवल है, जैसे जैसे आप लिक्विड को हीट अप करते जा रहे हैं, वो स्टार्टिंग में तो पहले नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद राइज होना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हीट अप करने पे उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करे हैं। अब आप इसी पानी को ठंडा कर दीजिए, वापस से उसका लेवल नीचे आ जाएगा। इससे पता चलता है कि हीट करने से आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड होते हैं। If the experiment is conducted using different liquids such as kerosene and oil, it is found that the amount of expansion is different in different liquids for the same increase in temperature. अब आप पानी की जगह केरोसिन या फिर ऑयल लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर में उनका जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है वो डिफरेंट है। C, expansion in gases.
On heating a gas, the vibrations of its molecules increases. Since the molecules are not bound to each other at all, the average distance between the molecules increase considerably. Hence, the expansion will be more in case of gases than liquids or solids. अब गैस में जो आप हीट अप करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में और भी ज़्यादा वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा जो आपके गैसेस के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है हीट करने पे वो ज़्यादा एक्सपैंड होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड्स. Thus, gases expand more than liquids and solids on being heated. लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हीट अप करने पे आपकी गैसेस में होगी. एक्टिविटी 6. Fill a balloon to the mouth of a glass bottle. Place the bottle in a pan of water and heat it. The balloon will get inflated as the air inside the bottle becomes warm and expands. Take the bottle out of the pan and allow it to cool. The balloon will get deflated as the air inside the bottle contracts. अब आपको एक बलून लेना है और ग्लास बॉटल के माउथ पे उसको रख के उसको अच्छी तरीके से इन्फ्लेट कर देना है और इसी बॉटल को आपको पैन ऑफ वाटर में रखना है और हीट अप करना है. जब आप हीट अप करेंगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपकी जो बलून है उसमें हवा भरती रहेगी, वो एक्सपैंड करेगा. जैसे ही आप उसे नीचे उतारेंगे, ठंडा कर देंगे, उसके अंदर की सारी हवा निकल जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो हेंस इट इज प्रूवन कि आपका जब हीट अप करा जाता है किसी भी गैस को तो वो ज्यादा एक्सपैंड होता है. Expansion around us. The expansion of solids can be put to use. Number 1, the metal caps on glass bottles can be loosened by pouring hot water over the metal cap. The metal cap expands on heating and loosens. जो मेटल की कैप होती है कुछ ग्लास बॉटल्स में, अगर उनको आपको लूजन अप करना है तो उसमें आप हल्का सा गर्म पानी डालिए, वो मेटल कैप लूज होना शुरू कर जाएगी क्योंकि हीट की वजह से एक्सपेंशन होगी, वो लूज हो जाएगी, उसे आप आसानी से खोल पाएंगे. Second, small gaps are left between lengths of railway tracks. This is done to allow room for expansion in summer. If they were fixed end to end without gaps, then in summer they would bend due to expansion and cause accidents. आपके रेलवे ट्रैक्स आप देखेंगे तो उसके बीच में आपको इस तरीके से गैप्स दिखाई देंगे. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो गर्मियों में आपके जो मेटल्स हैं हीट की वजह से एक्सपैंड कर जाएंगे और एक्सपैंड करेंगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होंगे. तो रेलवे ट्रैक्स में ऐसे जो गैप्स होते हैं वो इस रीजन की वजह से होते हैं. थर्ड, द ऑटोमेटिक फायर alarm system uses the fact that different solids expand by different amounts on heating. The alarm contains two metal strips, one of iron and other of brass, firmly bottled together. Brass expands more than iron on heating. Therefore, when this bimetallic strip gets heated, because of fire, it bends on the side of iron. As it bends, the circuit of the electric bell is completed. The bell starts ringing to give the alarm. As the fire is put out, the strip gets cooled and straightens again. This causes the circuit to break, thus switching off the alarm. अब आपके जो फायर अलार्म्स होते हैं उसमें आपके दो मेटल्स अच्छी तरीके से डाले जाते हैं. कौन से मेटल्स है ये? आयरन और दूसरा है आपका ब्रास. ब्रास जो होता है वो ज्यादा एक्सपैंड करता है अदर देन आयरन जब उसको हीट अप करा जाता है. आयरन को जैसे हीट करेंगे वो बेंड कर जाता है. अब जैसे ही ये बेंड होता है वैसे ही आपका जो सर्किट होता है उस पर लग जाता है और सर्किट को कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से आपको अलार्म सुनाई देता है. जैसे ही आपका आग नहीं लगी होती है, हीट अप नहीं होता है, कूल डाउन हो जाता है, वापस आपका आयरन सीधा हो जाता है, ब्रेकिंग द सर्किट, जिससे आपकी आवाज चली जाती है. Number 4, girders that support iron bridges are kept on rollers that are mounted on pillars. This is done because the girders expand on heating and contract on cooling. If they were fixed at both ends in the walls of the pillars, then during expansion in summer they would break the pillars and the bridge would fall or collapse. तो आपके जो कुछ गर्डर्स होते हैं वो आपके आयरन ब्रिजेस में रखे जाते हैं क्योंकि अगर दोनों एंड्स पे ही आपके आयरन का सपोर्ट होगा तो गर्मियों में वो एक्सपैंड कर जाएगा, विच विल ब्रेक द ब्रिज, कोलैप्स हो जाएगा ब्रिज. इसीलिए गर्डर्स को रखा जाता है सपोर्ट के लिए. Number 5, in summer electric cables between two poles expand and sag. In winter they contract and become tight. It cables
are laid in summer, they must be left a little loose to allow for contraction during winter. This is not done, they may break on contraction in winter. अब आपके जो समर टाइम में इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं, दो पोल्स के बीच में जो आपकी वायरिंग होती है वो क्या होती है, एक्सपैंड करके सैग लटक जाती है, और विंटर्स में यही कॉन्ट्रैक्ट होकर टाइट हो जाती हैं. अगर ये जो केबल्स हैं समर के टाइम पे अगर बीच में कोई गैप इसमें नहीं छोड़ा जाएगा तो वो क्या होगी, समर में एक्सपैंड होकर ब्रेक हो जाएगी. Number 6, when very hot liquid is poured in glass tumbler, the tumbler sometimes cracks. This happens because the inner wall gets heated first and expands, but the outer wall remains unchanged. The resulting strain cracks the glass. These days, however, special types of glass which expands very little when heated are available. अब आपका क्या है, आप गर्म पानी जब टम्बलर में डालते हैं तो यूजुअली वो क्रैक अप हो जाता है, इसीलिए आजकल आपके ऐसे टम्बलर्स होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि आप उसमें जितना भी गर्म पानी डालिए वो क्रैक नहीं करेंगे. ड्यू टू देयर लो एक्सपेंशन दे डू नॉट क्रैक इवन इफ वेरी हॉट लिक्विड इज पोर्ड इन देम. वन सच ग्लास इज पायरेक्स ग्लास. अब पायरेक्स ग्लास उसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें आप जितना भी गर्म पानी डाल दीजिए वो टूटेगा नहीं. ट्रांसफर ऑफ हीट और फ्लो ऑफ हीट. You have seen your mom while she is cooking. She puts the frying pan or utensil over the flame of gas burner and gradually the frying pan becomes hot. You may also have observed that your mom does not start cooking the food just after keeping the pan on the flame. Rather, she waits until the pan gets heated as per need. Actually, it takes some time for the pan to become sufficiently hot, and when a hot pan is kept out of the flame also. तो आपने कभी आप नेक्स्ट टाइम किचन में जाएंगे तो आप नोटिस करिएगा कि आपकी मम्मी जब कोई भी कढ़ाई या पैन को रखती है गैस के ऊपर, तुरंत ही खाना बनाना शुरू नहीं करती है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उस पैन को हीट अप होने में. सिमिलरली उसको जब हीट होने के बाद नीचे भी उतारा जाता है, ठंडा पानी कभी उसमें डालेंगे तो उसमें एक हिसिंग सी आवाज आती है. क्यों? क्योंकि उस गर्म पैन को ठंडा होने में भी टाइम लगता है. In the first case, when a cool pan was kept over the flame, heat flows from the flame to the pan, and in the second case, when a hot pan is kept out of the flame, heat flows from the pan to the atmosphere. तो क्या हुआ पहले वाले में, जब किसी भी फ्लेम के ऊपर आपने ठंडा पैन रखा, थोड़ा सा टाइम लगा उसको हीट अप होने में, और जब गर्म पैन को आपने नीचे रखा तो उसको थोड़ा टाइम लगा हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करके कूल डाउन होने में. So it can be said in both the cases heat flows from the hotter objects to the colder objects. तो दोनों से पता चलता है कि हीट जो है आपके गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट्स की तरफ ट्रांसफर होती है. The flow of heat is always from an area of high temperature to an area of low temperature. तो हीट आपका किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हमेशा आपका जो हायर टेम्परेचर होता है उससे लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है. There are 3 methods by which heat is transferred from hotter to colder object. These are number 1 conduction, convection and radiation. तो 3 तरीके हैं जहां पर hotter object से colder objects में heat transfer होती है. सबसे पहला है conduction. The phenomenon by which heat passes or travels is from a solid from hot end to cold end is called the conduction of heat. तो कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, सॉलिड एंड से कोल्डर एंड में जब आपका हीट ट्रांसफर होता है, दिस इज नोन एज कंडक्शन. As cooking utensils are made of solid, so transfer of heat happens in these utensils by the phenomenon of conduction. तो आपके utensils क्योंकि solid material से बने होते हैं तो उसमें जो आपका heat का transfer होता है वो आपके conduction के process से होता है. In this process, the part of solid which is nearest to the flame first gets heated. After that, the heat is transferred to other parts of the solid. तो naturally अगर ये आपका पैन है, नीचे से आग लगी हुई है तो सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन गर्म होगा, फिर धीरे धीरे बाकी का पूरा यूटेंसिल गर्म होना शुरू होगा कंडक्शन के प्रोसेस से सॉलिड में. Conditions for conduction. Heat flows from one object to another through conduction under the following conditions. तो कुछ conditions necessary होती हैं conduction के लिए take place करने के लिए. The two objects should be in contact with each other. दोनों objects एक दूसरे के contact में होने चाहिए. The temperatures of the two objects should be different as heat flows from a region of higher temperature to that of
lower temperature. In case of a single object, heat flows from one region to another only if there is temperature difference between the two regions. अब दोनों temperatures जो हैं objects की वो अलग होने चाहिए. Why? Reason being कि हमेशा आपकी जो heat है वो higher temperature से lower temperature के बीच में travel करती है. Single object अगर है तो दोनों regions में से तभी वो transfer होगी जब दोनों regions के temperature differences present हैं. It is important to remember that in conduction, heat flows from the region of higher temperature to that of the lower temperature until the temperatures of both become equal. तो कंडक्शन में जरूरी है कि हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है तब तक जब तक दोनों रीजन्स के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते. दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. और ये जो आपके टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं वो पॉइंट जब आ जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम. Conduction takes place in all three states of matter, that is solids, liquids and gases. However, it is faster in solids followed by liquids and then gases. तो तीनों states of matter, solid, liquid, gas, तीनों में ही conduction होता है. सबसे ज़्यादा तेजी से solids में होता है, उसके बाद liquids and least होता है gases में. Activity 7. Aim: to observe conduction of heat in solids. You need a metal rod, some nails, wax and candle. Fix some nails at equal distances on the rod with the help of wax. Fix one end on the metal rod with clamp, keeping metal rod in horizontal position. Start heating another tip of the metal rod with a gas burner of a candle. You will observe that nail which is nearest to the flame falls down first because of melting of wax. Then the second nail falls down, which is followed by other nails one by one. This happens because heat travels gradually from the hot end of the metallic rod to its colder end. If heat is supplied continuously, then conduction will continue until the temperature of whole body of the solid object becomes uniform. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक आयरन की रॉड लेनी है, उसके बीच में आपको नेल्स को क्लैंप कर देना है अलग अलग चिमटियों से. एक साइड पे आपको क्या करना है, आपको जो ये आपने आयरन की रॉड ली है या वैक्स जो भी आपने लिया हुआ है, एक साइड से आपको हीट अप करना शुरू करना है. आप नोटिस करेंगे जो सबसे नियरेस्ट होगी आपकी नेल वो पहले गिरेगी, दूसरी फिर गिरेगी और धीरे धीरे एक करके सारी गिरती रहेंगी. क्यों? क्योंकि हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे धीरे धीरे ट्रैवल करती है. कंडीशंस फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट. क्या कंडीशन जरूरी है? टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. दो ऑब्जेक्ट्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रॉड और आयरन नेल थी. टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी अनइक्वल. और टेम्परेचर हमेशा अनइक्वल होने चाहिए क्योंकि कंडक्शन जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाता है. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Some substances that allow heat energy to travel through them quickly and easily are called good conductors or simply conductors of heat. All metals are generally good conductors. Mercury is a good conductor of heat, so it is used in thermometers. तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो बड़ी आसानी से अपने थ्रू हीट को कंडक्ट होने देता है आर नोन एज गुड कंडक्टर्स या फिर सिर्फ कंडक्टर्स. Mercury is one good conductor of heat, so that is why it is used in thermometers. Substances that do not allow heat energy to flow through them easily are bad conductors of heat or insulators. Glass, plastic, wood, ebonite, cotton, wool are bad conductors of heat. Air is also a very bad conductor of heat. अब जितने भी आपके substances जैसे कि plastic, wood, ebonite, cotton, wool, ये सारे क्योंकि हीट को कंडक्ट नहीं होने देते हैं इसीलिए ये आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं. एयर इज वन ऑफ देम. एयर भी आपका बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है. एक्टिविटी 8. To show that some substances are insulators while others are conductors. Take a wooden rod and a metallic rod. You can also use long spoons. Hold one end of the rods in each hand. Now simultaneously put the other end of both the rods over the flame of a Bunsen burner. Take care that the wood does not catch fire. After a few minutes, it will become very difficult to hold the metallic rod as it will become extremely hot. However, the wooden rod will not become hot. Metal, being a good conductor of heat, conducts the heat quickly to the cooler, and while the wooden rod, being an insulator, does not conduct heat quickly.
फाइंड आउट अबाउट अदर गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड मेक अ लिस्ट। अब यहाँ पे आपको एक लकड़ी की रॉड लेनी है, एक मेटालिक रॉड लेनी है, दोनों को हीट अप करना है। थोड़ी देर के बाद आपकी जो मेटालिक रॉड है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है और धीरे धीरे पूरी रॉड को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा। ऑन दी अदर हैंड लकड़ी जो है, क्योंकि वो इंसुलेटर है, हीट को कंडक्ट नहीं होने देती, तो उसको आप बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स। Number 1, both good and bad conductors are useful to us depending on our needs. We use good conductors metals for making cooking utensils and heat resistant plastic for making the handles of these vessels. अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? आपके जो कुकर्स होते हैं, पैन्स होते हैं, उसके एंड जो हैंडल्स होते हैं वो आपके प्लास्टिक से बने होते हैं। अब बाकी सारा पैन तो आपका कंडक्टर होता है, खाने को गर्म करेगा और अच्छे से पका देगा, बट उनको पकड़ने के लिए हैंडल्स आपके प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि पकड़ने में आपको आसानी हो। We wear woolen clothes in winter because wool is a bad conductor of heat. Thus, it helps in retaining body warmth. The wool fiber has a series of curls and these are called crimps. These crimps create small air pockets. The greater the number of crimps, the greater is the number of air pockets which can hold and trap air. Thus, a thin layer of air is created which insulates us from the cold weather and also prevents body heat from escaping into the surroundings. यही रीजन है कि जब आपकी सर्दियां होती हैं तो आप वुलन कपड़े पहनते हैं। इसमें कर्ल्स होते हैं कपड़ों के, जिसको आप क्या बोलते हैं? क्रिम्स बोलते हैं। जितने ज्यादा आपके वुलन कपड़ों में क्रिम्स होते हैं उतनी ही ज्यादा गर्माहट वो कपड़े आपको प्रोवाइड करते हैं। Animals and birds keep their bodies warm due to the trapped air in their fur or feathers. जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो अपनी बॉडी को, उनके जो फर होते हैं या फिर उनके जो फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, उसमें एयर को ट्रैप कर लेते हैं जिससे कि वो गर्म महसूस करते हैं। Aluminum being a good conductor is used in solar panels, solar heaters etc. जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं जो सन की रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, जिसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, वो आपके एल्यूमिनियम उसमें यूज करा जाता है क्योंकि वो सन की एनर्जी यानी कि हीट को ट्रैप कर लेता है। The heating pad of an electric iron is made up of iron or steel as it is a good conductor of heat, whereas the handle is made up of a plastic bakelite. अब आपका हीटिंग पैड्स जो होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक आयरन से बनाए जाते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इसलिए इसके बनाए जाते हैं, प्लस उसके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक यानी कि बैकेलाइट से बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म ना हो, आप उन्हें आसानी से पकड़ लें। Using two thin blankets together provides more warmth as the air trapped in between does not allow heat to escape. अगर आप दो बहुत ही पतली पतली ब्लैंकेट्स को भी एक साथ बंद करके रख देंगे तो वो भी आपको गर्माहट प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि वो एयर को ट्रैप कर लेती है। The inner walls of a thermos flask which keeps hot liquids hot and cold liquids cold are made up of poor conductors so that heat does not escape. जो आपके थर्मल फ्लास्क होते हैं जो ठंडी चीज़ों को ठंडा रखते हैं, गर्म चीज़ों को गर्म रखते हैं, वो आपके पुअर कंडक्टर से बने होते हैं ताकि हीट उसमें से एस्केप ना हो। अब आपका अगला मेथड है कन्वेक्शन। The phenomenon of transfer of heat from hotter to colder place in liquids or gases is called the convection of heat. अब आपका solid नहीं है, अब आपका liquid है और gases है, जहाँ पे heat गर्म वाली रीजन से ठंडे वाली रीजन में ट्रांसफर करती है by the process of convection. Liquids and gases are bad conductors of heat and so heat is not transmitted through them by conduction. When liquids and gases are heated, hot liquid or gas becomes less dense and rise. The liquids or gas from the colder portion flows downwards to fill the vacant space. These liquids or gases again get heated and rise. This continuous process results in the formation of current called convection current. Convection current में क्या होता है? आपके जो liquids और gases होते हैं, these are bad conductors of heat. तो हीट जो होती है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती है इनके थ्रू। तो लिक्विड्स और गैसेस को जब हीट करा जाता है तो हॉट लिक्विड या गैस जो होती है वो कम डेंस बन जाती है, जिसकी वजह से वो राइज करती है। अब जैसे ही ये लिक्विड और गैस जब कोल्डर पोर्शन से फ्लो होते हैं नीचे की तरफ और खाली जगह को भरने लग जाते हैं, यही लिक्विड और गैसेस दोबारा से हीट अप होते हैं, फिर से राइज अप होते हैं। यही कंटिन्यूस प्रोसेस जो होता है हीट होने का फिर राइज होने का, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन current. Activity 9.
Take a round bottom flask. Fill about half of the flask with water. Adjust it on a tripod with the help of stand and clamps. Now put a crystal of potassium permanganate in the flask carefully without disturbing the water. Instead of potassium permanganate, you can also use granules of holy colors. Start heating the flask. You will see streaks of potassium permanganate which are of dark purple color rising up in the air. This is because of convection of heat in the water. As water near the flame starts heating, it becomes lighter and starts rising up, and cold water, which is heavier, starts coming to fill in the vacant space. This shows how hot liquid moves up because of convection. Once the streak goes up, it cools down a little bit and once again comes down, making a vertical swirling pattern. This process continues till the whole water gets heated. Observe the boiling water in the pan. You will see air bubbles rising in water. This happens because hot air moves from bottom of pan to the surface of water. अब बेसिकली इसमें क्या आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक पैन है, पैन में आपका वाटर है, आप इसमें होली के कलर्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. नीचे से जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करते रहेंगे तो हीट इस साइड पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है. जैसे जैसे ये हीट अप होगा, नीचे से जो आपका वाटर है वो इस फॉर्म में, इस एरो वाले फॉर्म में आपका बीच में आता रहेगा. ये तब तक आपका ये राउंड फॉर्मेशन में कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता रहेगा जब तक आपका पूरा का पूरा लिक्विड एक सर्टेन इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता. तो ये जो इस तरीके से पूरा का पूरा करंट फॉर्म हो जाता है यहाँ पर पूरे लिक्विड को गर्म करने के लिए, ये आपका कन्वेक्शन करंट होता है. एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स. Number 1, ventilators and exhaust fans are usually near the ceiling of rooms because the air we breathe out is warmer and lighter than ordinary air. It rises and escapes through the ventilator or exhaust fan and the cold fresh air enters through the windows. अब एग्जॉस्ट फैंस आपके हमेशा ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं कमरे के और विंडोज नीचे वाले पोर्शन में. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जो हवा एक्सेल करते हैं वो गर्म होती है और वो राइज करती है. हमेशा हॉट एयर जो होती है राइज अप ही होती है. तो जैसे ही वो राइज अप होती है आपकी वो एयर वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है और विंडो से फ्रेश एयर अंदर आ जाती है. Hot smoke and gases from industrial furnaces rise and escape through chimneys. अब chimneys भी आपके ऊपर वाले पोर्शन में होती हैं. जितनी भी आपकी गर्म गैसेस होती है, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस होते हैं, वो गर्म होते हैं, राइज अप होते हैं, चिमनीज के थ्रू बाहर चले जाते हैं. Heaters, blowers and heat convectors heat a room by setting up convection current. जब आपके सर्दियों के टाइम पे आप हीटर्स लेकर आते हैं तो उसमें भी कन्वेक्शन होता है. कैसे? हीटर से जो गर्म हवा निकलती है वो गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है और ये पूरा का पूरा करंट इस तरीके से फ्लो होता है जब तक कि आपकी सराउंडिंग की सारी एयर गर्म नहीं हो जाती. द सी and land breeze which blow in coastal areas are actually convection currents. The sea takes longer to get heated than does the land, so the land is hotter than the sea during the day. The air in contact with the land becomes hot and rises, and the cooler air above the sea rushes in towards the land to take the place. This sets up the convection current which we call a sea breeze. After sunset, the land cools much faster. The air above the sea is warmer than that above the land. It rises and cooler air above the land moves towards the sea. We call the land breeze. अब आपका sea breeze और land breeze जो coastal areas में होता है वो इसी का फिनोमिना होता है. कैसे? आपका लैंड दिन के टाइम में ज़्यादा जल्दी हीट अप होता है. अब लैंड के ऊपर जो आपकी हवा है वो हीट अप जल्दी होती है, राइज अप करती है और सी की तरफ जाती है. सी में जो आपकी ठंडी हवा होती है वो आपकी रश इन कर देती है लैंड की तरफ, जो आपकी क्या बन जाती है? सी ब्रीज, ठंडी हवा. अब रात के टाइम में इसका ऑपोजिट हो जाता है. लैंड में जो आपकी लैंड होगा वो जल्दी ठंडा हो जाता है. कोल्ड एयर होती है, आपका पानी के ऊपर जो हवा होगी वो ज्यादा गर्म होगी, वो गर्म हवा रश इन करेगी आपकी लैंड की तरफ और ठंडी हवा फिल इन कर देगी वो स्पेस और चली जाएगी सी के ऊपर. ये होती है आपकी लैंड ब्रीज. रेडिएशन. The transfer of heat without any medium is called radiation. अब कोई भी मीडियम यहाँ पर नहीं होता है तो उसमें जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? रेडिएशन.
The conduction and convection of heat requires medium, while radiation of heat requires no medium. It travels as the propagation of light. अब आपका जो हमने पहले के दो कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़े उसमें मीडियम की जरूरत थी, या तो आपको कोई ना कोई कांटेक्ट चाहिए था ऑब्जेक्ट्स के बीच में या कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए था, बट रेडिएशन में आपको मीडियम की जरूरत नहीं है. जैसे लाइट प्रोपोगेट करती है उस सेम वे में रेडिएशन भी प्रोपोगेट करता है. You know that there is no medium like air present above our atmosphere. The whole space in the universe is empty. Despite that the heat from the sun reaches us, this heat reaches to our atmosphere because of radiation. Once that heat reaches the atmosphere, it travels further through convection and radiation. We feel warm when we sit in the sun or near a fireplace. There is no contact between us and the source of heat and medium present between us and the fire is in the air, which is a bad conductor of heat. It does not reach us because of convection, as hot air rises upwards and not towards us. So heat reaches us because of radiation. अभी कैसे होता है? सिंपली आप कभी गर्मियों के दिनों में या नॉर्मली भी आप धूप में जाएंगे, सूरज के नीचे बैठेंगे तो आपको गर्मी फील होने लग जाएगी, रेडिएशन फील होता है. कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है बट स्टिल आपको फील होगा. सिमिलरली आप किसी फायर प्लेस के पास अगर बैठेंगे तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हीट अप जब होता है आसपास की एयर तो वो राइज अप करती है, आपकी तरफ नहीं आती है. जो रेडिएशन होती है उसमें से वो आपको फील होती है. तो रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होती है. Activity 10. We need two metal pans. One should be painted black from outside and another should be shiny from outside. Fill both containers with equal amount of water. Keep them in the sun for about half an hour. After that, take the temperature of water in both the pan. You will notice that the temperature of water kept in black pan is hotter than that of water kept in the shiny or light colored pan. This shows that a black body absorbs more heat as compared to a light colored body. दो पैन्स आपको लेने हैं, एक को आपको ब्लैक कलर से पेंट करना है, दूसरे को आपको शाइनी कलर से पेंट करना है. सूरज में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें फिल करिए. आप नोटिस करेंगे जो आपका ब्लैक से पेंट हो रखा है वो पानी आपका ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू द फ्लास्क जिसमें आपने शाइनी कलर से पेंट करा है. क्यों? क्योंकि डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेसिफिकली ब्लैक, वो हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन. Number 1, solar panels used in households for heating water are designed to maximize the absorptions of heat from the sun. A black metal sheet is used to increase heat absorption. अब आपके जो सोलर पैनल्स होते हैं घर में जो पानी को उबालने के लिए बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि वो मैक्सिमम हीट को जो रेडिएशन आपको मिल रही है सन से उसको अब्सॉर्ब कर सके और ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो. सेकेंड, electric room heater is fitted with a curved and polished metal reflector behind the heating element. This polished metal radiates more heat falling on it towards the person sitting in front of it. अब electric room heaters जो होते हैं उसमें भी curved और polished metal reflectors होते हैं आपके heating elements के पीछे. तो आपके जो पॉलिश मेटल होते हैं वो ज्यादा हीट को रेडिएट करते हैं, इसीलिए जो पर्सन उसके सामने बैठा होता है उसको ज्यादा गर्मी महसूस होती है. तीसरा, people wear white or light colored clothes in summer to reflect the heat of the sun and stay cool. On the other hand, in winter, dark or black colored clothes are preferred. They absorb heat and radiate it to the body, thus keeping the body warm. यही रीजन है कि जब आपका गर्मियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे लाइट कलर के क्लोथ्स पहने जाते हैं ताकि हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, ताकि आपकी बॉडी ठंडी रहे. इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है सर्दियों के टाइम में, जब आप गर्म कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हीट से आने वाली रेडिएशन को आपके कपड़े कैप्चर कर ले और आपकी बॉडी में वो अब्सॉर्ब हो जाए, कीपिंग यू वार्म. फोर्थ, base of some cooking utensils are painted black in color while side of the utensils are kept bright. The black color of the bottom helps in transfer of heat after absorbing it from the flame and radiates it towards the food kept in the utensils more efficiently. The bright colored also prevents the radiation of heat. अब काफी सारे utensils का नीचे वाला पार्ट ब्लैक होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट वो अब्सॉर्ब कर पाए. साइड्स जो होते हैं लाइट होते हैं ताकि कम हीट बाहर की तरफ रेडिएट हो. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन.
कंडक्शन में देयर हैज टू बी फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट, कन्वेक्शन में भी फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है पर ऑप्शनल होता है, रेडिएशन में नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिर आपका कंडक्शन में टेक्स प्लेस इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन गैसेज एंड लिक्विड्स एंड देन कम्स रेडिएशन, इसमें कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। कंडक्शन, हीट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है। कन्वेक्शन में भी हीट आपकी हर डायरेक्शन में फ्लो होती है और रेडिएशन में भी हीट हर डायरेक्शन में फ्लो होती है। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो तीनों में कॉमन है। कीप इन माइंड heat energy, the form of energy that flows from a hot body to a cold body is called heat energy. Temperature, the surface temperature or the heat a particular body possess. Conduction, the phenomena by which heat passes or travels in a solid from hot end to cold end is called the conduction of heat. Convection, the phenomenon of transfer of heat from hotter to colder place in liquids or gases is called the convection of heat. Radiation, the transfer of heat without any medium is called radiation. And thermometer, an instrument used to measure temperature. तो आपकी heat energy होती है हॉट बॉडी से ही आपकी कोल्डर रीजन्स में जाती है। कंडक्शन आपका प्रोसेस होता है जो तीनों मीडियम्स में टेक्स प्लेस करता है। फिर कन्वेक्शन आता है जो सिर्फ और सिर्फ आपका गैसेस में होता है और लिक्विड्स में होता है। देन कम्स रेडिएशन, इसको मीडियम की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेट्स रैप इट अप। Heat is a form of energy. Temperature is the measurement of hotness or coldness of an object. It can be measured in Celsius, degrees C or Fahrenheit, degrees F. The device used to measure temperature is called thermometer. The hotness and coldness of a body is relative. Laboratory thermometer is used in a laboratory, while clinical thermometer is used to measure our body temperatures. Heat causes temperature of a body to rise, change in state of matter, expansion to take place. Substances that conduct heat easily are called conductors, while those that do not are called insulators. The primary mode of heat transfer in a fluid is convection. Radiation is the only form of heat transfer that does not necessarily need a medium. Bodies that are black absorb more of radiated heat than white bodies. तो heat क्या है? It is a kind of energy. दो इसके स्केल्स होते हैं जिसमें आप हीट को टेम्परेचर या फिर हीट को आप मेजर कर सकते हैं डिग्रीज सेल्सियस या फिर डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अलग अलग इसके मेजरमेंट पॉइंट्स होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आपके ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए यूज करे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स आपके लैबोरेटरीज में यूज होते हैं। फिर आपके अलग अलग टाइप के आपके मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आते हैं। कंडक्शन आता है, तीनों मोड्स में होता है। फिर आपका आ जाता है कन्वेक्शन जो कि सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में होता है। देन कम्स रेडिएशन, इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है।